हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र सर स्टडी 24 SPN में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको भारत के महान न्यायवादी के बारे में बताऊंगा। भारत के महान्यायवादी की चर्चा आर्टिकल नंबर 76 में की गई है। यानी भारत के महान न्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है। अनुच्छेद 76 यह कहता है कि भारत सरकार को विधिक मामलों की सलाह एवं सहायता के लिए एक महान्यायवादी होना चाहिए। यानी आर्टिकल नंबर 76 में यह कहा गया कि भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह एवं सहायता के लिए एक महान्यायवादी होना चाहिए। ये सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं तथा कानूनी सलाहकार भी होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यह सरकार के एक तरह से वकील होते हैं। यह सरकार के एक तरह के क्या होते हैं? वकील, जो हमेशा सरकार के पक्ष में कानूनी रूप से भाग लेते हैं। यानी कि सरकार को चलाने के लिए एक महान्यायवादी की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे देश के जो नेता लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो उनको तो कानून के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। इसलिए भारत सरकार कानूनी तरह से जानकारी लेने के लिए एक महान्यायवादी की नियुक्ति करती है। यह महान्यायवादी जो हैं ये कानूनी तौर पर सरकार के एक अधिकारी होते हैं। इनकी योग्यता यानी कि कौन आदमी यानी कौन व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। तो नंबर 1 इनकी योग्यता है कि ये सर्वोच्च न्यायालय के यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने योग्य हों। पहली कंडीशन तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के योग्य होने चाहिए। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसमें एक जो न्यायाधीश होता है उसकी जो योग्यता होती है वही योग्यता इनकी होनी चाहिए। सपोज करो कि ये योग्यता नहीं है तो नंबर 2 पे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट बोलते हैं। यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के योग्य, हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने को होगा, लेकिन जिसने 5 साल तक हाई कोर्ट में काम किया हो एज ए एडवोकेट। यानी कि उन्हें 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो वो व्यक्ति भारत के महान्यायवादी बन सकते हैं। नंबर 3 सपोज करो कि ये भी नहीं तो फिर हाई कोर्ट का कोई वकील, कोई भी एडवोकेट हाई कोर्ट का हो जिसने 10 साल का एक्सपीरियंस लिया हो। यानी कि जिसे 10 साल का एक्सपीरियंस हो वह आदमी भारत का महान्यायवादी बन सकता है। या फिर राष्ट्रपति की निगाहों में सर्वाधिक योग्य व्यक्ति, यानी कि ये तीनों कंडीशन नहीं है तो राष्ट्रपति की निगाहों में अगर सर्वाधिक योग्य व्यक्ति है तो चाहे तो राष्ट्रपति उन्हें बना सकते हैं। कार्यकाल यानी इनका क्या कार्यकाल होता है, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के हिसाब से ही ये चलेंगे। राष्ट्रपति चाहे तब इन्हें हटा सकता है। यानी कि उनकी कोई कार्यकाल देखा जाए तो निश्चित नहीं है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अगर ये त्यागपत्र देना चाहें तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे।
यानी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को ही देंगे। भारत के पहले महान्यायवादी, यानी जब भारत सरकार बनी 1947 में, जब देश हमारा आज़ाद हुआ, उसके बाद पहले महान्यायवादी थे MC शीतलबाड़, यानी कि ये सबसे पहले महान्यायवादी बने। तो सीधे पेपर में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले महान्यायवादी कौन थे, तो हम क्या टिक लगाएंगे, MC शीतलबाड़। वर्तमान यानी कि 2024 इस समय चल रहा है, तो वर्तमान में महान्यायवादी हैं R वेंकटरमणी, ये वर्तमान में महान्यायवादी हैं। अब देख लेते हैं इनकी शक्तियाँ क्या है, क्या पावर हैं इनके पास, यानी महान्यायवादी की शक्तियाँ क्या, पावर इनके क्या है। तो नंबर 1, ये संसद की बैठक में भाग लेते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब ये है कि जो संसद की बैठक में, संसद बोले तो लोकसभा और राज्यसभा की बैठक में भाग लेंगे लेकिन मतदान नहीं करेंगे। सपोज करो किसी भी मुद्दे पर अगर मतदान की बात आती है तो ये वोटिंग नहीं करेंगे, यानी वोट देने का अधिकार इनके पास नहीं है। संसद में वोट देने का अधिकार इनके पास नहीं है। नंबर 2, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय में हिस्सा ले सकते हैं, यानी हिस्सा लेने का इन्हें अधिकार है। यानी कि किसी भी न्यायालय में, भारत के अंदर किसी भी न्यायालय में ये भाग ले सकते हैं, ये एक इनको अधिकार है। नंबर 3, भारत सरकार के विरुद्ध सभी केसों की देखभाल करना, यानी कि इनका काम होता है कि भारत सरकार के जो भी केस हैं उन सभी केसों की देखभाल करना, वो भी सरकार के पक्ष में। यानी कि ये जो एक वकील के तौर पर काम करेंगे तो ये सरकार के पक्ष में करेंगे एज ए एडवोकेट, यानी कि एक वकील की तरह सरकार के पक्ष में काम करेंगे। यानी विपक्ष में अदर पार्टियां होती हैं, सपोज करो कोई भी बिल पास हुआ, उस पर बीच में अड़चन आ रही है, तो फिर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में भाई वकील की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो जो अदर पार्टी है वो तो अपने वकील खड़े करेंगे, लेकिन जो सरकार है वो क्या करे, तो सरकार को अपने केस की देख रेख करने के लिए भारत के महान्यायवादी की ज़रूरत पड़ेगी। यानी सरकार के पक्ष में भारत के महान्यायवादी केस को लड़ेंगे। एक नोट पॉइंट करके लिखवाया है, इसे देखिए। महान्यायवादी के सहयोगी, यानी कि अब महान्यायवादी बहुत सारा काम देखेगा, तो इनके नीचे भी कोई होना चाहिए। तो इनके नीचे इनके सहयोगी जो होते हैं, जो इनके अंडर काम करते हैं, वो होते हैं सॉलिसिटर जनरल। अब इनसे भी क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम सॉलिसिटर जनरल कौन थे, तो प्रथम सॉलिसिटर जनरल चंद्रकिशन दफ्तरी थे। अब वर्तमान 2024 में कौन है, तुषार मेहता। वर्तमान 2024 में तुषार मेहता हैं। तो दोस्तों, आज मैंने भारत के महान्यायवादी के बारे में आपको फुल डिटेल से बताया, और इसी तरह हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। और दोस्तों, अपने नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, क्योंकि अगर नोट्स आप बनाएंगे तभी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि अगर नोट्स हैं तो धीरे से आराम से पढ़ लीजिए फटाफट,
और उसकी रिवीजन भी कर सकते हैं। और ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट नंबर 5 था हमारा, तो इससे कभी कभार क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया, यानी कि पॉलिटी से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछने की बहुत संभावना बनी रहती है। तो हमारे चैनल को इसी प्रकार देखते रहिए दोस्तों। इससे पहले भी जो मैंने पार्ट्स बनाए हैं उनको जाकर देखिएगा और शुरू से पढ़िएगा, तब आपके अच्छे से समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।